हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का जो हम लोग सीरीज़ चलाए हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर। तो उसका आज पार्ट 9 होगा। ठीक है, पार्ट आज 9 करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 22 सितंबर 2018 को। और इसका टाइमिंग था 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक का, यानी कि सेकंड शिफ्ट का था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। देखिए, जिसकी विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होगी उसकी विद्युत प्रतिरोधकता कम होगी। मेटल का सबसे ज़्यादा होता है और नॉन मेटल का सबसे कम होता है। एक होता है सेमीकंडक्टर, इसका बीच का रहता है। ठीक है, तो जो मेटल होता है, अब यहाँ देखिए सब मेटल दे रखा है। ठीक है, अब मेटल में भी होता है कौन सा, जैसे कि चांदी हो गया, सिल्वर, चांदी, इसका सबसे ज़्यादा होता है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होगा तो इसका जो विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है ना, ये सबसे कम होगा। मैंने कहा कि विद्युत चालकता जिसका जितना ज़्यादा होगा विद्युत प्रतिरोधकता उतना कम होगा। तो सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद होता है तांबा का यानी कि कॉपर का, फिर होता है सोना का, फिर होता है एल्यूमिनियम का, इस तरह से चलता है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत प्रतिरोधकता दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिल्वर। आगे चलते हैं। कार्बन द्वारा मजबूत बंध यानी कि बॉन्ड के गठन का एक कारण इसका डैश है, इसका किस तरह का आकार है, तो इसका छोटा आकार है। देखिए, जितना छोटा आकार होगा ना उतना मजबूत बंध बनाएगा, जितना छोटा आकार उतना मजबूत बंध बनाएगा। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 6 और इसका जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 12। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये रहा कार्बन का एक परमाणु। ठीक है, कार्बन के एक परमाणु रहा, ये रहा न्यूक्लियस। उसके बाद ये, अब अगर 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और 4 में टूटेगा, यानी कि इसका जो आउटर मोस्ट में होगा ये 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले जो होगा, पहले में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और जो ये जो बाद वाला ऑर्बिट है इसमें कितना होगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब मान लो यहाँ पे और एक कोई एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन का और एक है, या फिर कोई और एलिमेंट है। अब इसका अपना एक होगा, जो भी रहा होगा, कोई भी एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये इस तरह से रहा होगा। अब इसका आउटर मोस्ट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। तो इसके 4 है। अब बॉन्ड फुलफिल करने के लिए 4, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इसके आउटर मोस्ट में भी 4 होना चाहिए। तो हम कार्बन को ही रख लेते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ ये बॉन्ड बना दिया, मान लेते इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया। अब जब बॉन्ड बनाया तो इसके साथ देखिए, तो अब यहाँ जो बॉन्ड जो बना, यहाँ से इसके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है बहुत कम है। अब अगर यहीं पे यहाँ से कम है, जिस कारण से इसका मजबूत बॉन्ड बनेगा। अब अगर यहीं पे अगर इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता ये कई सारा होता, तो यहाँ से अगर अब देख लेते हैं कि अगर यहाँ से ये बॉन्ड बनाता तो इसके और इसके बीच में, यानी कि न्यूक्लियस से इसके बीच में जो दूरी होता है ये बहुत ज़्यादा होता। यानी कि जितना बड़ा रहेगा कार्बन एटम उतना, यानी कि जितना बड़ा एटम रहेगा उसका जो होगा ना उतना लूज होगा, यानी कि कमज़ोर बॉन्ड होगा, और जितना छोटा होगा साइज़ उतना मजबूत बॉन्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की देरी होती है। देखिए, 2 मिनट सूर्यास्त होने से 2 मिनट पहले ही हम लोग को दिखाई देता है, और सूर्यास्त के बाद भी 2 मिनट तक हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है 2 मिनट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मिनट। और अगर यहीं पे आप लोग को पूछ देता कि कुल कितना समय होता तो 4 मिनट हो जाता, क्योंकि 2 मिनट सूर्यास्त में और 2 मिनट सूर्योदय में लगता है। ठीक है, एक वस्तु को एक उत्तल, देखिए यहाँ पे देखिए दर्पण को देखिए, उत्तल दर्पण से पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, यहाँ उत्तल दर्पण से पूछा गया क्वेश्चन। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि क्या होगी। देखिए, जो पढ़ा होगा ना ढंग से उसके लिए ये हलवा है, कुछ भी नहीं है। ये तो बस कुछ भी नहीं बनाएगा और वो करके आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। अब इसको और अच्छा से डिटेलिंग अगर जानना है आपको, तो गाड़ी के जो साइड मिरर होता है ना, देखिए अगर एक बाइक है,
ठीक है। तो ये जो बाइक की इधर साइड मिरर में लगा रहता है यहाँ पे और यहाँ पे इस जगह पे, तो ये क्या रहता है, उत्तल दर्पण रहता है, जहाँ पे हम लोग को जो वस्तु होता है छोटा दिखाई देता है, ठीक है, छोटा दिखाई देता है। और उत्तल दर्पण में ये रहता है, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो भी प्रतिबिंब या फिर जो भी रहता है ना, ये वस्तु, ये जो ना दर्पण के पीछे बनता है, हम लोग को ये प्रतीत होता है कि पीछे बनता है, ठीक है। तो प्रतीत होने का मतलब होता है आभासी, और क्या बनता है, छोटा, ठीक है, आभासी और छोटा। ये जो पढ़ा होगा ये आराम से कर देगा, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए देखिए, ये रहा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बोला गया है कि ये जो पोल है, ये जो पोल है, इस पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी बोलो उसको। बोला गया कि कहीं अनंत, इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं पे वस्तु को रखा गया। मान लेते हैं हम वस्तु को यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब ये लाइट यहाँ पे आके टकराएगा और टकराने के बाद ये इस तरह मुड़ जाएगा, ठीक है। हमें प्रतीत होगा कि नहीं, ये जो है कि ये फोकस से आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग को इमेज बनाने के लिए 2 लाइट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 2 रे की ज़रूरत पड़ती है। तो और एक हम लोग रे लेते हैं जो कि गुजर रहा है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इसको जो क्रॉस कर रहा है यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ पे छोटा बनेगा, कहाँ पे बनेगा, तो फोकस और पोल के बीच में बनेगा, और ये छोटा बनेगा, ठीक है। अब ये छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के पीछे। दर्पण के जब पीछे बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है। तो आप लोग इस तरह से भी बना सकते हो, और उस जो पहले बताया उस तरह से भी, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखो, ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ऊर्ध्वपातन या फिर ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता कौन है। वैसा पदार्थ जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में, नियम क्या है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, जैसे बर्फ़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, पहले पानी बनेगा और पानी से फिर जब गर्म करेंगे उसको तो वो भाप में बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातक पदार्थ, ठीक है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ। जैसे कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो गया, नेपथलीन होता है, कपूर होता है, या फिर अमोनियम क्लोराइड होता है। ये सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। इसमें से जो है सोडियम सल्फेट ये नहीं है, और यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो सोडियम सल्फेट नहीं होता है। आगे चलते हैं। 80 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा। देखिए, संवेग पूछा, यानी कि मोमेंटम को पूछा, तो मोमेंटम बराबर पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला, मास दे रखा 80 केजी और वेलोसिटी दे रखा 60 मीटर पर सेकेंड। 8 48 और 2 जीरो, 48 और 2 जीरो किलो केजी मीटर पर सेकेंड, ये होता है इसका। देखिए, 4800 है केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ये नहीं होगा केजी मीटर। 4800 यहाँ देखिए ये एक किलो था। अगर आप लोग नहीं भी बनाते हैं तो 4800 सब में था, और जिसको यूनिट मालूम होता तो वो डायरेक्टली टिक करके आता, क्योंकि 4800 क्योंकि मोमेंटम बराबर था मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या होता है, मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। कौन सा बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा। देखिए, प्रतिरोध उच्च होगा। सबसे पहला बात, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको रेसिस्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस किया जा रहा है, मान लीजिए आप किसी को पुश कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा है जो आपके काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, भले आप उसे ठेल पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है आपको, यानी कि आपके अपोजिट बल लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप धीरे हो जाएंगे। और एक दूसरा बंदा है जो उसके अगेंस्ट में जो बंदा खड़ा है उसको बहुत तेज़ी से ठेल के ले जा रहा है, यानी कि रेसिस्टेंस उसका कम है। जिसका रेसिस्टेंस कम रहेगा उस पर ज़्यादा पावर आएगा। पावर ज़्यादा आएगा, यानी कि अब यहाँ पे बल्ब भी मान लेते, जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा चमकेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा चमकेगा। जितना ज़्यादा पावर उतना ज़्यादा चमकेगा। अब हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि गांव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि गांव में ना वोल्टेज कम रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है, लेकिन जैसे बोलता है कि नहीं अब हम लोग नया ट्रांसफार्मर लगा लिए, तो अब क्या हुआ, हम लोग को वोल्टेज बढ़ गया। यानी कि
वो ट्रांसफार्मर जो था वो क्या था, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, कई तरह का होता है, हम दो तरह के हम लोग नॉर्मली देखते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इधर नहीं लगता है। जितने भी ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे होंगे वो सब होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को अप करता है, ठीक है, यानी कि पावर को अप कर रहा है। तो पावर को अप कर रहा है यानी कि वोल्टेज हम लोग को बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा तो बल्ब ज़्यादा चमका, ठीक है। तो यहीं पे होता है कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ज़्यादा चमकेगा, और जितना कम पावर यानी जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम चमकेगा। तो जिसका रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या बोला, एक बल्ब दूसरे से चमक रहा तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, अगर दूसरे का प्रतिरोध बहुत उच्च है तो वो डिम हो जाएगा, ठीक है। इसको और एक तरीका से हम समझा रहे हैं कि देखिए एक रेसिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वोल्टेज का सोर्स दिया हुआ है प्लस माइनस, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया गया है, ठीक है। ये बल्ब में सिर्फ एक रेसिस्टेंस है, जब यहाँ से करंट आ रहा है तो यहाँ सिर्फ एक रेसिस्टेंस पा रही है, ये एक रेसिस्टेंस इसको मिल रहा है, यहाँ पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा। अब यहीं पे एक रेसिस्टेंस यहाँ भी लगा दे रहे, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे, तो ये करंट को बहुत ज़्यादा पुश करेगा, बहुत ज़्यादा रोकेगा, ठीक है, फ्लो, यानी कि पावर को इसको बहुत ज़्यादा रोक रहा है। जब पावर को बहुत ज़्यादा रोकेगा तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा कि जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा ना वो डिम्ड हो जाएगा, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा, पावर ज़्यादा होगा, वो चमकेगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी कि खड़ा हुआ जो कॉलम रहता है इस तरह का, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको समूह कहा जाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, यानी कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का, देखिए यहाँ पे विस्थापन पूछा गया, विस्थापन का मान क्या होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। जब भी किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम किया जाता है तो वो नेगेटिव लेते हैं हम लोग, हमेशा याद रखिएगा। ग्रेविटी इधर इस ओर लगता है और उसके अगेंस्ट में जब हम लोग काम करवाते हैं तो वो नेगेटिव में आता है, ठीक है। तो चलिए अब एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर की ओर फेंक रहा ना, तो यहाँ पे एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस हम लोग को देखा, एक गेंद को इतना मीटर के वेग से फेंका जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग इसका कितना है 20 मीटर, तो 20 प्रारंभिक वेग यू हो गया 20 मीटर, टी कितना दे रखा 3 सेकेंड, माइनस हाफ जी का वैल्यू दे रखा हमको 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का वैल्यू दे रखा कितना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। अब इससे अगर मैं काट रहा हूँ तो 5, यानी कि 5 नम 45, यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 और यहाँ पे आ जाएगा 20 तिया 60, 60 में से 45 जाने से 15 मीटर, ठीक है। तो ये 15 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आप लोग को लगाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। देखिए प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, माफ़ करना नहीं है, यहाँ पे बताया गया है नहीं है, ठीक है। तो वृषण पुरुष का होता है, शुक्रवाहिका और अंडकोश ये तीनों ही होता है, अंडकोश टेस्टिकल, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिए अंडाशय, ये अंडाशय यानी कि ओवरी, ओवरी कहाँ पे होता है, फीमेल में होता है, तो नहीं पूछा गया तो ये हो जाएगा ओवरी या अंडाशय या फिर फीमेल का जो होता है पार्ट। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में दूसरे तत्वों की मात्रा कितनी होगी। देखिए ये साइंस का है या फिर मैथ का है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसको ले आया हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखिए चांदी कितना प्रतिशत है, 42% है, मिश्र धातु में 42% चांदी है, ठीक है। और बोला गया है मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी है, या 42% का वैल्यू दे रखा है 147, क्योंकि 147 ग्राम चांदी है। तो पूछा गया तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व क्या है, तो दूसरे अगर 42% अगर मान लिया जाए कि चांदी है तो दूसरे मेरे पास कितना बचा, तो 58, तो 58% बचा, ठीक है। 58%, तो 58% का मान निकालना है तो 147 मल्टीप्लाई बाई 58 और डिवाइडेड बाई 42। आप जब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आ जाएगा 203 ग्राम। देखिए सॉल्व करके 7 7 14 7 या 7 चौका 7 6 42, 7 के साथ 7 दूगुनी 14 और 7 एकम 7 21,
3 दूगुनी 6 और 3 सत्ती 21, और अब इसको 2 से अगर काट देंगे तो 2 दूगुनी 4 और 1 दूनम 18, 29 इंटू 29 इंटू 7। अब इस 29 इंटू 7 को आप जब करेंगे ना तो देखिए ना, 9 सते 63, 63 का 3 यहीं पे आ रहा है, 9 सते 63 का 3 और हाथ में रहेगा 6 और 7 दूगुनी 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, तो 203 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? देखिए मुझे कहा गया कि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे तुम हो। अब बोला गया कि आप दोनों को संतुलित, जो भी आपको मिलेगा संतुलित लेना। मेरे पास 2 रुपया आया, इसको संतुलित करने के लिए इधर भी 2 रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास 5 रुपया आया तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 5 रुपया देना पड़ेगा। मेरे पास आधा रुपया आया, हाफ रुपया, तो इधर भी हमको कितना देना पड़ेगा? हाफ रुपया देना पड़ेगा। यानी कि संतुलित दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। सोडियम का यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, यहाँ 1, यहाँ पे 2, 3 है, ये संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, क्योंकि 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है, ये संतुलित है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। यानी कि संतुलित मेरे पास सिर्फ एक ही है, ये वाला। ठीक है, अधिकांश सरीसृप में डैश होता है। देखिए हार्ट के मामले में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद रखिए। जो भी जानवर पानी में रहता है, सिर्फ पानी में, उस पर 2 चैम्बर होता है हार्ट का। जो पानी में और ज़मीन में दोनों में रहता है, ठीक है, पानी में ज़मीन में, जैसे कि एम्फीबियंस हो गया, या फिर जो रेंग रेंग के चलता है, सरीसृप जो रेंग रेंग के चलता है, उसमें 3 चैम्बर होता है। इस भाई साहब में 3 चैम्बर होगा। ठीक है, और जो सिर्फ और सिर्फ थल पे रहता है, लेकिन जो जैसे कि मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स एक याद रख लीजिए, मैमल्स एक याद रख लीजिए, बर्ड, मैमल्स और बर्ड में क्या होता है? 4 चैम्बर होता है। ये 4 चैम्बर, तो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर, आप लोग इसको याद रख लीजिए। तो ठीक है, अब यहाँ सरीसृप का बात किया गया है, तो इसमें 3 कक्षीय होगा। द्विकक्षीय किस में होता है? मछली में। 4 कक्षीय हो जाता है तुम्हारा, कोई भी चिड़िया ले लीजिए, कोई किसी भी जानवर का ले लीजिए। ठीक है, एक एक्सेप्शनल में आता है घड़ियाल, या फिर जिसको मगरमच्छ कहते हैं, उसमें भी वो भले सरीसृप है लेकिन उसमें 3 चैम्बर नहीं होके 4 चैम्बर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान। देखिए अवस्था में जब भी चेंज होगा, एक चीज़ लिख लीजिए, अवस्था में जब भी चेंज होगा तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए। अवस्था में, जैसे कि ठोस है, इससे अगर लिक्विड बन रहा है, तो ठोस से जैसे बर्फ़ जब गल के पानी बन रहा है ना, जब तक पानी बनेगा तब तक कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा। जितना अगर ये 0 डिग्री पे है तो 0 डिग्री पे ही रहेगा। ठीक है, उसी में चेंज होगा। अब अगर पानी है, ये अगर गैस बन रहा है, ठीक है, अगर 100 डिग्री में पानी है ना तो 100 डिग्री में ही गैस बनेगा, इसके बाद चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक अवस्था में चेंज होगा तब तक उसमें कोई भी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। इसका होगा परिवर्तन नहीं होगा। अवस्था में चेंज, परिवर्तन नहीं होगा, किसमें? टेम्परेचर में। डैश के अनुसार तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। देखिए ये एकदम उठा के पूछ दिया है, जो उसका जो डिफिनेशन है उसी को उठा के पूछ दिया गया है। देखिए ये होता है किसका? मेंडलीव का। मेंडलीव ने क्या कहा कि जो जितना भी होगा ना तत्व, एलिमेंट, मेंडलीव के आवर्त सारणी में के अनुसार तत्वों के जो गुणधर्म होगा उसके परमाणु भारों के, यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम के फलन में होगा, यानी कि ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और इसी से पुट किया था, जो इसका बाद में बहुत बड़ा डिमेरिट बना, यानी कि लिमिटेशन ही ये बन गया था मेंडलीव का। न तो मेंडलीव अभी सक्सेस होता, और ये जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल होता ना, ये मेंडलीव के ही नाम पे होता। ठीक है, अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के आधार पे किया गया है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम के आधार पे किया गया। तो ये किसका हो जाएगा? मेंडलीव के आवर्त सारणी का। ठीक है, अमीबा के प्रजनन कैसे होता है? देखिए अमीबा होता है ये, अब इसमें प्रजनन कैसे होगा? तो अमीबा जब ये होता है ना, तो अब ये क्या होता है, बीच से ये टूटना ये बीच से ये यूँ एक स्ट्रक्चर इस तरह से इधर से, और एक इस तरह से इधर से स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ से बीच से टूट जाता है, और टूटने के बाद फिर ये दो अलग अलग अमीबा बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है द्विखंडन में होता है।
लिटमस विलियन डैश से निष्कासित किया जाता है। देखिए लाइकेन से निष्कासित किया जाए, पिछले क्लास में भी हम लोग शायद पढ़े थे, लाइकेन से निष्कासित। लिटमस जो पेपर होता है या फिर लिटमस विलियन होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है ना, पूछा गया है, ये होता है बैंगनी कलर का होता है, बैंगनी कलर का, ठीक है। ब्लू लिटमस को अगर आप एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, और रेड को अगर आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। 800 केजी भार वाली एक कार के बेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से लेकर के 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। देखिए किया गया कार्य, और हम लोग को पता होता है वर्क डन, कार्य वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या यहाँ पर फोर्स दे रखा है? नहीं, फोर्स कहीं पे है, यहाँ पे केजी में दे रखा, फोर्स कहीं नहीं। क्या डिस्प्लेस है यहाँ पे कहीं पे, डिस्प्लेसमेंट भी कहीं नहीं दिखा रहा, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब भी काइनेटिक एनर्जी में यानी गतिज ऊर्जा में जब भी परिवर्तन होगा ना, तो वर्क डन बराबर हो जाता हाफ एम आप भी का स्क्वायर, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम ठीक से लिख दे रहे हैं आप लोग को। होता क्या, जब भी वर्क डन बराबर होगा कब, जब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा हाफ एम भी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो बराबर हाफ एम मेरे पास दे रखा है कितना, 800 केजी का है, और भी का स्क्वायर यानी कि लास्ट में कितना, मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर यानी कि 100, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितना है 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ठीक है, 100 में से 25 जाने से 75, और यहाँ से काट देंगे तो 400। अब 400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 से, कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 का 0, 4 पचे 20 का 0, हाथ में 2, और 7 चौक 28, 28 और 2 30 और 2 0 पहले से था इतना, यानी कि 30 के यहाँ पे दे रखा है 30 के, ये 0 को 3 0 को हटा देंगे तो के डाल देंगे तो 30 के 1000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 के। आगे चलते, 2 केजी भार वाली एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण के गतिमान है, इस पर लगने वाला शुद्ध बल क्या होगा। अब बताइए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो फोर्स बराबर हम लोग को पता है, फोर्स बराबर क्या होता, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास मेरे पास कितना दे रखा है 2 केजी, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 4 दूनी 8 न्यूटन। डैश धातु पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए धातु अगर पूछ देगा तो एल्यूमिनियम, अगर एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया धातु तो एल्यूमिनियम हो जाएगा, और अगर यही पूछा जाता कि कौन सा एलिमेंट, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, कहाँ पे, पृथ्वी में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए अंतर कोशिकीय यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस सबसे बड़ा किसमें होगा। हम लोग को एक चीज़ पता है क्या, कि कोशिका जो होता है ना, ये टिश्यू 2 तरह का होता है, जो प्लांट टिश्यू 2 तरह का है। क्या क्या, एक तो हो जाता है क्या, जिसमें विभाज्य होता है, विभाज्य होता है यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू, और एक होता है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्योतक ऊतक, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसका सेल में अभी भी डिवीज़न हो रहा है। परमानेंट टिश्यू यानी कि इसके सेल में अब डिवीज़न रुक चुका, अब डिवीज़न ये नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होता है ये 2 तरह का होता है, इसमें भी 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जाइलम और फ्लोएम। सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन कौन सा होता है, तो इसमें 3 होता है। कौन कौन सा होता है, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये होता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा में क्या होता है ना, पेरेन्काइमा में जो इंटर सेलुलर स्पेस जो होता है ना, ये बड़ा होता है। यानी कि अगर एक सेल यहाँ पे तो और एक सेल अगर यहाँ पे, तो इसके जो बीच का जो स्पेस होता है ना, यानी कि ये वाला स्पेस जो होता है ना, काफ़ी बड़ा रहेगा। उसके बाद आता है कोलेनकाइमा में क्या होगा, ये सेल का और इसके बीच का जो स्पेस होगा ना, ये इसके तुलना में ये छोटा होगा।
और स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है कि स्क्लेरेनकाइमा में एकदम सेल जो होता है ना एकदम इस तरह से ठुसा हुआ होता है, इसमें कुछ स्पेस ही नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण से ये जो ना ये इतना स्पेस क्यों होता है इसकी, क्योंकि यहाँ पे फूड जमा रहता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेन्काइमा। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो जाए, देखिए ये होता है 100 सेंटीमीटर तक, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। गति का दूसरा नियम बताइए। अब गति का दूसरा नियम का डिफिनेशन डायरेक्टली पूछ दिया है। अब इससे इजी क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछेगा, गति का क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु गति में होता है ना यार, जिसको बल देते हैं, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, यानी कि गति में परिवर्तन की दर जब भी पूछते हैं यानी कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। किसी भी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर जो उस पर लगाया गया शुद्ध बल है, उसके अनुपातिक होता है, बस यही तो होता है उसमें न्यूटन का गति का दूसरा नियम। एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होता है, देखिए संपीड़ित स्प्रिंग हो गया, उठाया हुआ हथौड़ा हो गया, खींचा हुआ रस्सी हो गया, या फिर किसी तालाब यानी बांध, जब भी हम लोग डैम बनाते हैं तो डैम में जो रहता है ना पानी स्टोर, उसमें हो गया, या फिर किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठा के रखा हुआ है, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में यानी कि ये जो लाइन होता है ना इस रिलेटिव ही, इसको बोलते हैं पीरियड्स यानी कि आवर्त। ये जो लाइन है आवर्त, उसमें डैश तत्व मौजूद होते हैं। तो आप लोग एक चीज़ लिख लीजिए, पहला जो लाइन होगा उसमें 2 होगा, दूसरा में 2 8 8 18 18, फिर होता है 32, फिर होता है 32, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, छठे में कितना आ गया 32 हो जाएगा, छठे में पूछा गया। अगर पूछ लेता कि तीसरे में कितना होता तो पहला दूसरा तीसरा में 8 होगा। अगर पूछता पाँचवा में कितना होता 18 होता, ठीक है। अगर पूछता सातवां में कितना होता तो 32 होता। 5.6 किलोवाट आवर डैश के बराबर, देखिए इसको हम पिछले क्लास में यानी कि पिछले जो बताए थे यानी कि 8 में, ये 9 वाला, ये 9 पार्ट 9 है, ये 8 वाला में, 8 में हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन अच्छा से करके बताए थे कि किलोवाट को वाट में कैसे चेंज किया जाता है। या तो आप 3.6 × 10⁶ ले लीजिए, या फिर आप लोग नॉर्मली किलो को 1000 में तोड़ के घंटा को 60 × 60 करके बना सकते हैं। आप लोग इसको ना, इसका तो आंसर दे रखा है कि कैसे होगा, लेकिन आप लोग इसको बनाइएगा, प्रॉपर बनाया हुआ आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसे बना ये पूरा, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।